नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पैरेलल कोचिंग में। भाग फर्स्ट में कल अपन ने देखा था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो प्रश्न अपन ने कल देखे थे। बेसिकली 10वीं क्लास के लिए जो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उनमें जो मैथ्स का एग्जाम होगा, नेक्स्ट एग्जाम, उसका रिविजन अपन कर रहे हैं। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर 3 और 4 का रिविजन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 के बारे में अपन बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 तो आप बोलेंगे ये है आपका द्विघात समीकरण। कौन सा है भाई? द्विघात समीकरण। क्या क्या बातें आपको इस चैप्टर से संबंधित एग्जाम में ध्यान रख के जानी है, इसके बारे में अपन देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो कि समीकरण है तो इसलिए बराबर का साइन इसमें लगाना है। तो ax² प्लस bx प्लस c ये आपका द्विघात समीकरण का क्या है? मानक रूप है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि द्विघात समीकरण से संबंधित आपके इसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। उसमें पहला प्रश्न आपको ऑप्शन में या फिर एक नंबर में आपको प्रश्न पूछ सकता है कि दी गई समीकरण को जांच करके बताइए। जांच करके बताइए कि द्विघात है या नहीं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है कि दी गई समीकरण की जांच करके बताइए कि क्या ये जो दी गई समीकरण है ये आपकी द्विघात है या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको दे दिया x² प्लस का 2 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको ये समीकरण दे दी और पूछ लिया कि जांच करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ध्यान रखें, आप सीधा दो घात देखकर यहाँ पर दो घात देखकर इसको द्विघात समीकरण नहीं बताएंगे। सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है, जो भी आपको समीकरण दे रखी है, उसको हल करना है। हल करने के लिए अपन x² प्लस का 2 बराबर यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि x² माइनस का 4x प्लस का 4, यानी कि अपन ने कौन सा फॉर्मूला लगाया? अपन ने फॉर्मूला लगाया a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला अपन ने लगाया है। इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2ab प्लस का b²। ये वाला फॉर्मूला अपन ने इसमें काम में लिया, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² से x² कट गया, इसके बाद माइनस का 4x इधर आएगा, ये हो गया प्लस का 4x, ये प्लस 2 इधर का इधर और 4 को इधर लाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 4 बराबर का 0। यहाँ से आप देखेंगे 4x माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से आप 2 का भाग देने पर जैसे 2 का भाग देंगे यहाँ से 2x आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से आपका 0 हो गया। ये आपका सॉल्व करने पर जो भी समीकरण बनेगी, इस प्रकार की समीकरण आपकी प्राप्त होगी। अब इसमें आपको देखना है कि जो चर राशि दी हुई है, क्या इस चर की अधिकतम घात 2 है क्या? अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है तो अपन बोलेंगे द्विघात समीकरण है, और अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 या 2 से कम या 2 से ज्यादा होती है तो अपन कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अभी आप इसमें देखेंगे तो अपन बोलेंगे कि चर राशि की अधिकतम जो घात है वो कितनी है? बराबर 1 है। अतः यह द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है। तो जो भी प्रश्न आपको दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करके फिर बताना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अर्थात चर राशि की घात अगर 2 आती है अधिकतम, तभी अपने को बताना है कि द्विघात समीकरण होगी, वरना नहीं होगी। इसका आप ध्यान में रखेंगे। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न दे रखा है 2x प्लस का वर्ग x माइनस का 3 बराबर x प्लस का 3 और x माइनस का 1। आपको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको पहले दी हुई समीकरण को हल करना है। हल के लिए आप सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये हो गया 4x प्लस का 2, ये हो गया x माइनस का 3, ये हो गया x प्लस का 3 और x माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर ये हो गया x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3x माइनस का 3। जब सबको इधर लाएंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2x प्लस का x माइनस का 3x माइनस का 6 और प्लस का 3 बराबर क्या बचेगा भाई 0 बचेगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सारे x के पद हो गए, ये x स्क्वायर का पद हो गया, ये आपका अचर पद हो गया। यहाँ से ये बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 12 और माइनस का 3 माइनस का 15 और ये हो गया प्लस के 3। माइनस का 15 में से प्लस के 3 पे तो आप माइनस का 12x यहाँ से बचेगा और ये बचेगा माइनस का 3 बराबर कितना 0। सभी में 3 का भाग जा रहा है तो आप कह सकते हैं 3 का भाग देने पर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से आप देखेंगे कि जो चर राशि आपकी x है उस चर राशि में x की अधिकतम घात कितनी है भाई, x की अधिकतम घात 2 है। अतः आप कह सकते हैं कि ये एक कैसी है द्विघात समीकरण है। तो अपन कह सकते हैं चर राशि x की अधिकतम घात बराबर कितनी है 2 है। अतः दी गई समीकरण द्विघात है। द्विघात समीकरण कैसी है भाई द्विघात है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे भाई। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है और आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसके बारे में अपन देखेंगे एक बार। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली क्या होता है कि द्विघात समीकरण जो होती है उसके 2 संज्ञाक निकलते हैं, यानी उसकी 2 वैल्यू या 2 मान उसके निकलते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अपने पास 3 विधियां दी होगी। 3 विधियां अपने क्वेश्चन में रखी है। एक तो गुणनखंड विधि दे रखी है, एक पूर्ण वर्ग दे रखी है और एक अपने को श्रीधर आचार्य विधि दे रखी है। श्रीधर आचार्य विधि पूर्ण वर्ग विधि का ही उपयोग करके बनाई गई एक सूत्र है, इसका आप ध्यान में रखेंगे। लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन भी आपके इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक लैंग्वेज का क्वेश्चन करवाता हूँ कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा 7 सेंटीमीटर कम है तथा विकर्ण तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तब अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न भी आपके या लैंग्वेज का प्रश्न भी आपके बन सकता है। आपके कोर्स में अच्छे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दे रखे हैं,
आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को भी पढ़ के जाए। जैसे कि ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हल कैसे करना है, इसके लिए आप एक बार बोर्ड पे देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। तीनों भुजाओं में से एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक आपका क्या होता है, एक आपका लंब होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इस लंबे को ऊंचाई देते हुए यहाँ पर दिया गया है कि ऊंचाई बराबर है आधार से 7 कम, यानी कि आधार में से 7 कम कर दो तो आपकी क्या आ जाती है, ऊंचाई आ जाती है। तो अपन मान लेते हैं, मानना कि आधार बराबर क्या है, x सेंटीमीटर है, तब आपकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, ऊंचाई भी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और क्या देगा आपको, कर्ण देगा है, कर्ण क्या देगा आपको 13 सेंटीमीटर देगा है। तब अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से अपन कर्ण का स्क्वायर बराबर आता है भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के। इसका मतलब हो गया, अपन कह सकते हैं कि 13 का स्क्वायर बराबर होगा लंब कितना अपना, लंब बोल तो या आधार ऊंचाई बोल तो के बाद है x माइनस 7 का स्क्वायर और आधार क्या अपना x, तो x का स्क्वायर। यहाँ से 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा। यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे x और x क्या हो गया भाई, 2x स्क्वायर हो गया और ये 14x, ये आपका 14x हो गया प्लस का 49 और जब 169 को उधर भेजेंगे माइनस का 169 बराबर में कितना आ गया भाई, 0 आ गया। यहाँ से आप कह सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये कितना बचेगा आपका, माइनस का बचेगा, जो बचेगा ये बचेगा आपका 120 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ से अभी इसमें 2 का भाग देना आप चाहो तो 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे, ये हो गया x स्क्वायर 7x और ये हो गया 60। ये आपकी एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। अब इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है। अगर प्रश्न में पर्टिकुलर किसी विधि का नाम नहीं दिया हो तो आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से, गुणनखंड विधि से या फिर श्रीधराचार्य विधि आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको गुणनखंड विधि से आपको हल करके बताता हूँ। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से जब आप इसको हल करेंगे तो ये बीच वाली संख्या का ऐसा टुकड़ा करना है कि गुणा करने पर तो 60 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है आपको घटाना है। तो दो संख्याओं ऐसी लेनी है जिनको घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए। तो आपको पता ही होगा कि 12 में से अगर 12 में से 5 बाकी निकालते हैं, 12 में से 5 बाकी निकालने में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको टुकड़े करने हैं। इसके बाद x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस और माइनस हो गया प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ से दो के जोड़े बनाने, x कॉमन आएगा x माइनस का 12, यहाँ से 5 कॉमन आएगा x माइनस का 12 बराबर क्या बच जाएगा आपका, 0 बच जाएगा। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो इसको आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस का 12 और x प्लस का 5 बराबर कितना हो गया, 0। या तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस 5 बराबर 0 होगा। यहाँ से x बराबर 12 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा। चूंकि आपको पता है कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती है। दूरी का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में आपकी जो अपन ने क्या माना था, आधार जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो होगी ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 माइनस का कितना कम है, 7 कम है। तो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी भाई,
ऊंचाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपके जो त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लैंग्वेज वाले प्रश्नों को भी आपको देख के जाना है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन एक मेथड पूर्ण वर्ग विधि को शंकराचार्य से भी हल करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उससे करना है। जैसे कि आपको प्रश्न दिया हो और आपको कहते कि ये जो समीकरण दी हुई है द्विघात समीकरण, इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में आपको बताता हूँ पूर्ण वर्ग विधि से कैसे आपको हल करना है। जैसे कि प्रश्न आपको दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन का x बराबर कितना, बराबर 3, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसको आपको जैसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो अब पहली स्थिति तो ये है कि जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको द्विघात समीकरण नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले इसको हल करना है। हल करने के लिए आपको पता है इसके नीचे कितना है, 1 है। x का आप एलसीएम लेंगे, x का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का वर्ग बराबर में कितना देगा 3। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में आ जाएगा 3x। x स्क्वायर इसको ले लेंगे माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपको द्विघात समीकरण दिख रही है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो आपकी पूर्ण वर्ग विधि है वो आपको काम में लेनी है। क्या कहती है पूर्ण वर्ग विधि, उसको देखिए। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले x स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको 1 करना है। फिलहाल यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 ही है। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता है तो उस नंबर का अपन क्या कर देते, डिवाइड कर देते। अभी फिलहाल यहाँ पर एक ही नंबर है। तो सबसे पहले तो अपने को होता है x स्क्वायर का गुणांक 1 करना है या 1 रखना है, 1 रखना है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई नंबर होता है तो अपन उसका डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। नंबर 2 पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी अचर राशि है उसको पक्षांतर करना है। तो अचर राशि का पक्षांतर करने पर जैसे x स्क्वायर माइनस का 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अचर राशि उसका पक्षांतर कर दिया। इसके बाद आपको x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में x के गुणांक का आधा करके या आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर इसका मतलब हो गया x का गुणा कितना है 3 और 3 का आधा कितना हो गया 3/2 और 3/2 का आपको स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ना है। इसका मतलब ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 3/2 इसका स्क्वायर करके ऐड करना है। उधर पे आप 1 प्लस का 3/2 और इसका स्क्वायर करके आपको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ से अगर यहाँ पर प्लस आता है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ माइनस आता है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर माइनस आया है तो ए तो ये हो गया और बी आपका ये हो जाएगा, यानी कि x माइनस, चूंकि यहाँ माइनस आया तो माइनस का फॉर्मूला x माइनस 3/2 और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/4। यहाँ से आप देखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस का 9 ये हो गया 13/4। यहाँ से x माइनस 3/2 ये हो जाएगा रूट में 13/2। जब भी रूट की वैल्यू निकालते हैं तो आपको पता है कि दो वैल्यू आती है। तो x माइनस का 3/2 बराबर प्लस माइनस का, सॉरी यहाँ 4 आएगा, प्लस माइनस का रूट का 13/2 आ जाएगा। इसके बाद x को जब उधर भेजेंगे तो x को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का मतलब 3/2 प्लस माइनस का रूट 13/2। यहाँ से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं तो ये आपका कंप्लीट आंसर इसका आ जाएगा। एक बार आप प्लस ले सकते हैं और एक बार आप यहाँ से माइनस ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। यानी कि यहाँ से आप एक बार प्लस और एक बार माइनस अलग अलग भी ले सकते हैं। प्लस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस का रूट 13/2 और माइनस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस का रूट 13/2। तो ये इसके आपके दो मूल या दो शून्य या इसके दो मान निकल जाएंगे।
तो इस प्रकार से आप पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करके आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, श्रीधर आचार्य से भी आप उसको द्विघात समीकरण हल कर सकते हैं। तो एक प्रश्न मैं आपको श्रीधर आचार्य से भी करवा देता हूँ कि श्रीधर आचार्य से आप किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य सूत्र ये होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। ये आपका श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला होता है, इसका आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल 1 अपॉन x प्लस का 4 माइनस x माइनस का 7 बराबर 11 अपॉन 30, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7, यानी कि x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसको आपको द्विघात समीकरण में बदलना है। द्विघात समीकरण में बदलने के लिए एलसीएम होगा x प्लस 4 और ये आ जाएगा x माइनस 7 का। x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया, क्या बचा x माइनस का 7 बचा, यह आ जाएगा x माइनस का 7 माइनस x माइनस 7 से x माइनस 7 कट गया, x प्लस 4 बचेगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस x और माइनस का 4 यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 अपॉन 30। यहाँ से x कट गया, कितना बचेगा आपका माइनस का 11 अपॉन में x प्लस 4 और x माइनस का 7 बराबर में 11 अपॉन 30। यहाँ से आप देखेंगे 11 बन जाए 11, यानी कि ये आपस में कर सकता है। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 30, इसको करेंगे x प्लस का 4 और ये हो जाएगा x माइनस का 7। यहाँ से माइनस का 30 बराबर x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28। इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 बराबर में 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब ये आपकी एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, द्विघात समीकरण का जो हल है, ये हल आपको श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से निकालना है। तब आप कहेंगे कि यहाँ से a बराबर कितना है, a बराबर x स्क्वायर का जो गुणा होता है उसको a बोलते हैं। तो b बराबर कितना है, b बराबर हो गया माइनस का 3 और c बराबर कितना है, c बराबर हो गया आपका 2। तब आप श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। तब श्रीधर आचार्य सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a, x बराबर माइनस और माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर करते माइनस 4a और ये हो गया c अपॉन में कितना 2 इंटू a, माइनस और माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस, माइनस की संख्या का स्क्वायर करते तो प्लस की हो जाती है, ध्यान रखें आप। माइनस का 9, ये 4 टू जा 8 अपॉन में कितना 2। यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का रूट में 1 अपॉन का 2। यहाँ से 3 प्लस माइनस का 1 अपॉन 2। एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस का 1 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। और यहाँ से आप देखेंगे x बराबर 3 माइनस का 1 अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस प्रकार से श्रीधर आचार्य सूत्र का उपयोग करके भी आप इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से जो पूछा जा सकता है वो उस प्रश्न का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और वो प्रश्न कौन सा है, आप एक बार बोर्ड पे देखेंगे। वो प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लेना उसको। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। कैसे करनी है मूलों की प्रकृति ज्ञात, जो अपना श्रीधर आचार्य फॉर्मूला था, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले में जो रूट में संख्या लिखी हुई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर प्लस का आता है द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला काम लेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, आप ये कह सकते हैं कि प्लस में आता है, सीधी सी बात है, 0 से बड़ा आता है या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस में आता है, तो अपन कहेंगे कि मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। नंबर 2, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, तो आप कहेंगे मूल वास्तविक व बराबर होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित आपको एक प्रश्न जरूर बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, तो आप कहेंगे मूल काल्पनिक है। मूल कैसे है भाई, काल्पनिक है या मूल संभव नहीं है, या मूल काल्पनिक है, आप ऐसा कह सकते हैं। आप सीधी सी बात याद रखना कि इसकी वैल्यू अगर माइनस में आती है तो मूल कैसे हो जाएंगे भाई, मूल काल्पनिक है या मूल अस्तित्व में नहीं है, इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपको इससे रिलेटेड आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, वो प्रश्न कैसे पूछाएगा, पूछेगा आपसे, जैसे प्रश्न दे दिया कि 2x² माइन प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर व वास्तविक है, बराबर व वास्तविक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए, तब किसका मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न के आने की संभावना ज्यादा भी, इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन दे देगा, इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण दे देगा, वहां पर k अल्फा बीटा x a b कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जैसे कि इसमें आपको k का मान पूछा गया, कंडीशन दे दी मूल कैसे है, बराबर है, तो अपन बोलेंगे कि चूंकि मूल कैसे है भाई, मूल वास्तविक व बराबर है, अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। यहाँ से आप देखेंगे b की वैल्यू क्या है, सर k है, यहाँ से 4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, बराबर में कितना हो गया 0। यहाँ से देखेंगे k स्क्वायर माइनस का ये कितना हो गया 24, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो k स्क्वायर बराबर हो गया 24। यहाँ से आप देखेंगे तो k की वैल्यू जो है वो k की वैल्यू रूट का 24 हो जाएगी, रूट के 24 का मतलब हो गया ये हो जाएंगे आपके 6 चौका 24, यानी कि हो जाएगा प्लस माइनस का 2√6, इसकी वैल्यू क्या देगी 2√6, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 × 6 लिख सकते हैं। 4 × 6 से आपका 4 का रूट तो 2 निकल जाएगा और 6 का नहीं निकलता, 6 अंदर रह जाएगा, तो ये आपकी k की वैल्यू आएगी। जब भी रूट की वैल्यू निकलती है 1 प्लस और 1 माइनस में निकलती है, ध्यान रखें आप। तो ये इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस टाइप के प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइए। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 का भी अपन फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 का, कि चैप्टर नंबर 5 में से आपसे किस प्रकार से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न तो आपका ये बनता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और निम्न में से कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ध्यान रखें, समांतर श्रेणी में जैसे आपको कुछ भी देगा हो, ये जैसे आपको एपी दे रखी हो, एपी A1 A2 A3 A4 ऐसे लेकर आपको AN कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, तो ये समांतर श्रेणी में होगी, तो यह एपी में होगी यदि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, अर्थात ये सार अंतर अगर बराबर आता है, सार अंतर समान हो, बराबर हो, समान हो, तब दी गई श्रेणी एपी में होती है।
दी गई श्रेणी किसमें होती है, एपी में होती है, इसका आप ध्यान में रखेंगे सबसे पहले। और आपको जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2 2 5 8 11 ऐसे आपको एक श्रेणी देखी है। अगर आपको चेक करना हो कि बताइए कि ऐसे में है क्या, सबसे पहले आपको डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो d1 निकालेंगे, 5 माइनस a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो बराबर कितना बचेगा 3। फिर निकालेंगे d2, d2 कितना हो जाएगा 8 माइनस का 5 बराबर 3। फिर निकालेंगे d3, ये हो जाएगा 11 माइनस का 8 बराबर 3। आप ये कह सकते हैं कि d1 बराबर है d2 बराबर है d3 के बराबर किसके भाई, d3 के। अतः दी गई श्रेणी एपी में है। चलिए एक प्रश्न आपका इससे रिलेटेड जरूर बन सकता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे यही श्रेणी दे दे, इस श्रेणी में चेक करने के लिए पूछ सकता है, उससे कोई क्वेश्चन पे आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताइए इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं, प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं। तो इसका प्रथम पद जो पहला नंबर लिखा होता है वही प्रथम पद होता है, ये ऑलरेडी पूछ सकता है। बताइए इसका सारा उत्तर क्या है, बताइए इसका सारा उत्तर क्या है, यानी कि डी क्या है। तो आप बता देंगे, दूसरे पद में से पहला पद बाकी निकाल देंगे, 5 माइनस का 2, सारा उत्तर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। या पूछ सकता है बताइए इसका नेक्स्ट पद क्या होगा, इसका अगला पद क्या होगा, ये इसका पांचवा पद क्या होगा। अगला पद अगर आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है उस नंबर में जो भी आपका सारा उत्तर आया है उस सारा उत्तर को ऐड कर दीजिए। सारा उत्तर को ऐड करने पर कितना आएगा 14। तो आपका अगला पद कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी कि जो भी श्रेणी देखी है उसमें सारा उत्तर को जोड़ने पर अगला पद आ जाता है, फिर उसमें और सारा उत्तर जोड़ने पर फिर नेक्स्ट पद आ जाता है। ऐसे आगे से आगे श्रेणी चलती रहती है। इसके अलावा इस चैप्टर से संबंधित आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, जो कि आप उन फॉर्मूले से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में 100 और 100% आपको देखने को मिलेंगे भाई। एक तो है आपका एनवा पद ज्ञात करना, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ये होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 डी। ए एन का मतलब होता है एनवा पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए का मतलब क्या होता है प्रथम पद, एन होता है पदों की संख्या, और ये जो आपका डी लिखा हुआ है, ये जो आपका डी लिखा हुआ है इसको कहते हैं अपन सार्व अंतर। इसका आप ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित आपके प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं इसको अपन देखेंगे कि जैसे कि एक प्रश्न है यदि आपको लैंग्वेज के रूप में कि एक एपी का 11वां पद, एक एपी का 11वां पद 38 है तथा 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है, तब 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे इसी टाइप का लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इजी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसका आप ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है कि इसको हल करने के लिए सबसे पहले ए क्या क्या दिया है आपको, ए 11 पद का मतलब क्या होता है, ए 11 बराबर देगा 38 और आपको देगा ए 16 बराबर कितना देगा 73। 16 पद का मतलब ए 16। दैट्स वी नो ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 और डी। अभी अपने को ना तो ए पता है ना अपने को डी पता है, अपने को पूछा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो एन तो पता है लेकिन ये और डी बता नहीं है, तो सबसे पहले ए और डी आपको निकालना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि n बराबर 11 रखने पर, जैसे 11 रखेंगे ए 11 बराबर ए प्लस का 11 माइनस ए, ये हो गया डी। इसकी ए 11 की वैल्यू कितनी आई 38, ए प्लस का कितना हो गया भाई 10 डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा देंगे। इसके बाद ए बराबर आप 16 रखने पर, तो ये हो जाएगा ए 16 बराबर ए प्लस का 16 माइनस 1 डी, तो ये हो जाएगा 73 ए प्लस का 15 डी। ये इस प्रकार से आपकी 2 समीकरणें बनेगी। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करके ए और डी की वैल्यू निकालनी है।
तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि a प्लस का 15d बराबर हो गया 73, यहाँ से लिखेंगे a प्लस का 10d बराबर हो गया 38। फिर आप इनको घटा देंगे, क्या कर देंगे भाई, इनको आप घटा देंगे। घटाने के लिए माइनस माइनस और माइनस, घटाने के लिए आपको चिन्ह बदलना है, घटाने के लिए क्या करना है, चिन्ह बदलना है। यहाँ से आप देखेंगे ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट गया, 15 में से ये 15 में से आपका 10 गया, यहाँ से बचेगा आपका 5d, और यहाँ से आप 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 35 है। 13 में से 8 गया तो 5 और 6 में से 3 गया तो 3, तो d बराबर आपका आ जाएगा 35/5, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, d की वैल्यू आ जाएगी 7। फिर d का मान आप d का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 ये रही, तो a प्लस 10 × 7 बराबर कितना आ गया 38, ये आपकी पहले समीकरण हो गई। तो ये हो गया a प्लस का 70 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38, तो a बराबर आएगा 38 माइनस का 70, a बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 में से 8 गया तो 2, फिर आपका 6 में से 3 गया तो 32, यानी माइनस का 32 आपका a की वैल्यू आ जाएगी। अपने को निकालना कौन सा है, अपने को 31वां पद निकालना है, और अपने को दे रखा है n बराबर 31, थोड़ा मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अपने को 31वां पद निकालना है, 31वां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन, n बराबर 31 के लिए a 31 का मान अपने को निकालना है, तो a 31 बराबर हो जाएगा a की जगह में माइनस का 32 प्लस n का मतलब 31 माइनस का, और d कितना था 7 था, यहाँ से माइनस का 32 प्लस 30 × 7, तो ये आपका a 31 जो होगा a 31 माइनस का 32 प्लस 210, तो a 31 बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से तो 10 में से 2 गया तो ये हो गया 8, यहाँ पे 0 यानी 10 में से ये गया 7, और ये हो गया 1 माइनस का 178 आपका 31 प्लस का, सॉरी क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी, प्लस का 178 आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को पहले a और d का वैल्यू निकालनी है, फिर आपको जो भी पद पूछे उस पद का आपको a वाला फॉर्मूला लगा के हल करना है, इसका आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपका एक फॉर्मूला योगफल वाला भी होता है, उस योगफल वाले फॉर्मूले से भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो किस प्रकार से प्रश्न उससे पूछे जा सकते हैं इसको भी आप एक बार देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि Sn का जो फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1d, ये आपका Sn का यानी कि n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। योग ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, तो सूत्र आपका ये हो जाएगा। ध्यान रखिए ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं n/2, इसको ऐसे करेंगे a n माइनस का 1d, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा Sn बराबर n/2, ये तो a हो गया, और ये a प्लस n माइनस 1d क्या होता है, an होता है। यानी कि जब प्रथम और अंतिम पद आपको दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। तो ये आप दोनों फॉर्मूले काम में ले सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप ये वाला फॉर्मूला काम में ले, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इससे ही आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करवाता हूं, एक एग्जांपल करवाता हूं। जैसे कि आपको दे रखा हो 7 प्लस का 7/2 प्लस का 14 और आपको दे रखा हो 84, और आपको कह दिया का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ बता सकते हैं कि a बराबर कितना 7, आप बता सकते हैं b बराबर कितना है, तो 10 सही 1/2 माइनस का 7, यानी कि ये हो गया 21/2 माइनस का 7, यानी कि ये हो गया 21 माइनस का 14/2 यानी 7/2, ये आपका d आ गया। लेकिन अभी भी आपके पास ये जो टेन का लास्ट वाला पद दे रखा है, ये हो गया आपका a n बराबर
84। आपके पास क्या नहीं है, n आपके पास नहीं है। सबसे पहले आपको n कैद करना है। n के लिए दैट्स वी नो a n बराबर क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला लगा के आप सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आ गया 84, a की वैल्यू आ गई आपके पास 7, n माइनस 1 और d की वैल्यू आ गई आपके 7/2। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 84 माइनस का 7, n माइनस का 1, 7/2। ये कितना बचेगा आपका भी, ये बचेगा 77, n माइनस का 1, 7/2। यहाँ से आप n माइनस 1 77 into 2/7, यहाँ से तो ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा। इसके टेबल से कितनी बार घटेगा, 11 बार। n माइनस 1 बराबर आ गया 22, तो बताओ n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया आपका 23। अब आप ऐसे वाला फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। तब ऐसे बराबर क्या होता है n/2। आपको प्रथम और लास्ट पद देगा तो आप ऐसे वाला प्रथम और लास्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे कि a प्लस का an आपका फॉर्मूला होता है। तो ऐसे यानी कि s 23 बराबर हो गया 23/2, 7 प्लस का an कितना आपका 84। यहाँ से 23/2 और ये हो गया आपका 91। यहाँ से आप जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 91 मल्टीप्लाई का 23, ये हो गया 3 27 2 18, तो ये हो गया 3902, ये हो जाएगा 2093/2। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपका S23 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको वापस कमांड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, मिश्रण में बदलना चाहते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10461/2। 2 1 2 0 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 चौके 12 और 1/2, ये इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आप एसएन का फॉर्मूला भी ध्यान में रखेंगे और एसएन का फॉर्मूले से आप इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ये बड़ा वाला फॉर्मूला भी आपको काम में लेना है। ये तो आपको जैसे प्रथम और लास्ट पर दे रखा था तो आपने लगा लिया। अगर प्रश्न में आपको समझ में नहीं आता है कि मान लो कि कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं, तो आप घबराएंगे, बिल्कुल पहला वाला फॉर्मूला सभी जगह लग जाएगा। आप पहला वाला फॉर्मूला ही या फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था योग ज्ञात करने का, वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही आप काम में ले बैठे। जैसे कि आपको कह दिया कि 3 अंकों की कितनी 3 अंकों की संख्याओं का 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो कि 3 से भाज्य हो, जो कि किससे भाज्य हो, 3 से भाज्य हो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको योग ज्ञात करने के बाद 3 अंकों की संख्या का जो किससे भाज्य हो, 3 से भाज्य हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट होती है 100 से लेकर और चलती है आपकी 999 तक या 999 तक आपकी 3 अंकों की संख्या चलती है। लेकिन अपने को कैसे लेनी है, अपने को लेनी है 3 से भाज्य। तो 3 से भाज्य 3 अंकों की संख्या, 3 से भाज्य 3 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी। सबसे पहले 100 में नहीं जाता, 101 में भी 3 का भाग नहीं जाता, आपका आ जाएगा 102, फिर 102 के बाद 105, 108, इस प्रकार से आप इनको देखेंगे और लास्ट में 999। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये आपकी क्या बन गई, एक हैप्पी बन गई, ये आपकी क्या बन गई, एक हैप्पी बन गई। यहाँ से आप देखेंगे a बराबर कितना है 102, b बराबर कितना है आप बोलेंगे 108 माइनस का 105 यानी कि 3। अब ये जो लास्ट वाली संख्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए n होती है, इसमें भी आपको n नहीं दे रखा है। तो ऐसे कंडीशन में दैट्स वी नो an बराबर a प्लस का n माइनस 1 d वाले फॉर्मूले से अपन n कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 999 बराबर a की वैल्यू आ गई 102 प्लस n माइनस 1 और ये हो गया 3, ये हो गया 999 माइनस का 102 n माइनस 1 कोष्टक में 3। यहाँ से आप देखेंगे ये 7 बच गया,
ये 9 और ये बच गया आपका 8 बराबर n माइनस 1 ये हो गया 3। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर 8 9 7 अपॉन का 3 3 की तरफ से जब इसको काटेंगे तो ये हो गया 3 2 6 3 9 27 और 3 9 27। तो n बराबर 2 9 9 प्लस का 1 n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 30। अब जैसे आप इसमें है योग ज्ञात करेंगे 300 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो आप एज 300 निकालेंगे। फॉर्मूला आप जैसे मैं बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के बता देता हूँ आपको कि कैसे आपको लगाना है। n की वैल्यू आ गई 300 अपॉन में 2 2 इंटू x का 2 प्लस ये हो गया 300 माइनस का 1 और d हो गया आपका 3। यहाँ से ये हो गया 150 और यहाँ से हो जाएगा ये 204 प्लस का यहाँ से बचेगा 299 इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 150 3 हो जाएगा 204 प्लस 9 3 27 9 3 27 29 और 3 दूनी 6 और 2 8 ये हो जाएगा 897। जब इसको प्लस करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 0 है ना 7 और 4 11 का 1 9 और 81 का 10 का 0 8 और 10 और 1 11 8 और 2 10 10 और 81 का 11। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 15 एकम 15 15 एकम 15 और 15 एकम 15 16 और ये 0 यानी कि 15 एकम 15 5 फिर 15 0 से किया 0 81 का बचा था फिर 15 एकम 15 का 5 15 एकम 15 और 81 का 16। तो ये आपका इसका योग आ जाएगा s 300 का। तो इस प्रकार से आप इस बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी आप ध्यान रखें। एक आपसे बड़े नंबरों में इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, उसका भी आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे से संबंधित एक प्रश्न आपका बड़े क्वेश्चनों में या बड़े प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। तो इस वाले प्रश्न को या चौपी में बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप एक बार जरूर देख के जाएंगे। जैसे कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जब a n बराबर दे रखा हो 9 माइनस का 5n 9 माइनस का कितना दे रखा हो 5n आपको दे रखा हो, तब आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले आपको लिखना है क्योंकि a n बराबर क्या है 9 माइनस का 5n, तब n बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा a1 बराबर 9 माइनस का 5 तो 1 9 माइनस का 5 यानी कि 4। फिर अपन रखेंगे n बराबर 2 रखने पर यह आ जाएगा a2 बराबर 9 माइनस का 5 इंटू 2 बराबर 9 माइनस का 10 बराबर माइनस का 1। ज़्यादा नहीं निकालना, आप तो 2 निकालेंगे तो खूब है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि a बराबर ये क्या होता है प्रथम पद, यानी कि जो प्रथम पद है वो तो आ गया आपका कितना 4 और d जो है d हो गया a2 माइनस a1 यानी कि माइनस का 1 माइनस का 4 ये आ जाएगा आपका माइनस का 5 और n अपने को दे रखा है n इससे कितना दे रखा है n बराबर 15 पदों का योग आपसे पूछा गया है। तो आप निकालेंगे s15 बराबर n/2 2a प्लस का n-1 d। तो ये हो जाएगा s15 बराबर 15/2 2 इंटू 4 प्लस का 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस का 5। यहाँ से आप कहेंगे 15/2 ये हो गया 8 ये हो गया 14 माइनस का 5। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 15/2 ये हो गया 8 और ये प्लस और माइनस यहाँ माइनस आएगा 14 को 5 से किया तो ये आ जाएगा आपका 70। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 15/2 ये हो जाएगा s 15 बराबर 15/2 इंटू ये कितना बचेगा भाई माइनस का 62 बचेगा। 2 के टेबल से आप इसको माइनस का 31 बाहर काट सकते हैं। तो s15 की जो वैल्यू होगी 15 इंटू माइनस का 31 हो जाएगी, यानी कि कौन सा माइनस का आएगा 15 एकम 15 15 की 45 और 1 46, यानी s15 की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 465। तो ये प्रश्न आप लास्ट वाला प्रश्न विशेष तौर से आप देख के जाएंगे कि इस टाइप का प्रश्न आपके बड़े वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये एसएन से संबंधित और आपके द्विघात से संबंधित या
समांतर श्रेणी और जो द्विघात समीकरण आपकी थी उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में पढ़ के जाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट अपने पार्ट में अगले 2 चैप्टरों को। तब तक के लिए धन्यवाद।